Hi, hello everyone. Welcome to House of Sustainability. Today we are going to see lesson 2 of sustainability reporting course. इस वाले लेसन में we are going to see कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट लिखने के लिए, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट में क्या क्या करते हैं, कैसे रिपोर्ट का कंटेंट डिफाइन करते हैं, कैसे डेटा मॉनिटर करते हैं और कैसे फाइनली रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट विल बी द प्लानिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग प्रोसेस. तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग प्रोसेस शुरू करने से भी पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो भी हमारे मेजरमेंट्स हैं, जो भी हमारे बेसिकली स्टेक होल्डर इंगेजमेंट की वजह से जो मटेरियल इश्यूज बने हैं, जो भी हमारे मटेरियल इश्यूज हैं, जो उस कंपनी के मटेरियल इश्यूज हैं, उनके उनकी परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट करना. ना ये कैसे करते हैं, और परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए भी सबसे पहले हमें परफॉर्मेंस को डिफाइन करना होता है, कुछ मेजरमेंट करने होते हैं, उसके बाद उसको इवैल्यूएट करना होता है, राइट. तो फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इसमें टू डिफाइन परफॉर्मेंस गोल्स एंड मैट्रिक्सेस. सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर राइटिंग द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर अ कंपनी, तो वो कंपनी ने ऑलरेडी अपने कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस गोल्स रखे होंगे, कुछ टारगेट्स रखे होंगे और उसके कुछ मैट्रिक्स होंगे. अगर आप अपनी ही कंपनी के लिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट लिख रहे हैं, इसका मतलब आपको स्टेक होल्डर इंगेजमेंट करना है. उस इंगेजमेंट से आपको उस कंपनी के यानी अपनी कंपनी के मटेरियल इश्यूज पता चलेंगे और वो मटेरियल इश्यूज के हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि आप करंट ट्रेंड से कितना पीछे हैं और फिर आपको एक परफॉर्मेंस गोल रेडी करना होता है. फॉर एग्जाम्पल से यू आर अ कंपनी and you have seen after a engagement stakeholder engagement and various activities you have got to know कि आपका climate चेंज जो है वो आपका एक मटेरियल इशू है. मतलब आपकी कंपनी क्लाइमेट चेंज के अभी के टारगेट, करंट टारगेट से, करंट ट्रेंडिंग टारगेट से बहुत पीछे चल रही है. तो आपने एक गोल सेट किया, वो गोल है कि 2030 तक आप कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे. ठीक है. जिस गोल को आपने पब्लिकली कमिट भी कर दिया, आपने उसको कम्युनिकेट भी कर दिया टू टू ऑल द स्टेक होल्डर्स कि हम लोग 2030 तक कार्बन न्यूट्रल होंगे. तो अभी आपके टारगेट्स क्या होंगे या आपके मैट्रिक्स क्या होंगे कि आप एक रोड मैप तैयार करेंगे कि कि ये कंपनी 2030 तक कार्बन न्यूट्रल कैसे होगी. वो कैसे होगी ये अचीव करने के लिए यू विल प्रिपेयर सम टारगेट्स एंड गोल्स, सॉरी मैट्रिक्सेस. फॉर एग्जांपल आप ये सेट करेंगे कि हर साल हम इतने परसेंट का कार्बन एमिशन का रिडक्शन करेंगे जिससे कि हम 2030 तक कार्बन न्यूट्रल के टारगेट को या कार्बन न्यूट्रल के जो भी हमारा गोल है उसको अचीव कर सकें. ठीक है. Now, after defining goals and matrices, we are going to measure our performance. Now, we have defined कि this year we are going to reduce X% of carbon emission. तो अब हम क्या करेंगे, उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे. Now, coming the most important question which comes everyone's mind when we are talking about कि measure performance, then कैसे मेजर परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, क्या बेसिकली हम कैलकुलेट करेंगे या कौन से क्वेश्चंस का हम आंसर करेंगे या क्या हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होने चाहिए जिससे हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे. तो ये बेसिकली डिफाइन होता है कि वो कंपनी किस फ्रेमवर्क में अपनी रिपोर्ट को स्टेक होल्डर्स में कम्युनिकेट करना चाहती है. जैसे कि GRI विच इज़ अ ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड बहुत ही डिटेल्ड फ्रेमवर्क है जिसमें इफ़ यू आर टारगेटिंग क्लाइमेट चेंज देन आपको बहुत सारे KPIs यानी आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, जिन इंडिकेटर्स को अगर आप मेजर करेंगे तो आप ऑटोमेटिक वो गोल्स को सेट कर सकते हैं. ओके. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस. नाउ आपने मेजर कर लिया, लेकिन अब आप इवेल्युएट करेंगे. इवेल्युएशन में आपका जो बेंचमार्क होगा वो एक तो ये होगा कि ऑफकोर्स जो आपने उस साल के लिए अपना टारगेट सेट किया है वो. नाउ फॉर एग्जाम्पल आपने सेट किया है कि आप 20% रिडक्शन करेंगे हर साल, लेकिन आपने जब वो परफॉर्मेंस को मेजर किया तो आपको पता चला कि आप सिर्फ 18 कर पाए. देन आफ्टर इवेल्युएटिंग योर परफॉर्मेंस नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि आप अभी भी अपने टारगेट से कितना पीछे हैं एंड देन यू हैव टू मैनेज योर परफॉर्मेंस विच इज़ योर लास्ट स्टेप. मतलब अगर आपको ये समझ में आ गया है कि आप पीछे हैं, देन यू हैव टू चेंज योर मैट्रिक्सेस फॉर कमिंग ईयर्स. देन यू हैव टू रिपोर्ट टू योर स्टेक होल्डर्स ऑल्सो दैट फॉर दिस ईयर you have not achieved your target, and reasons also you have to mention why did you not achieve your targets, and then you have to commit that next year we are going to we are going to reduce more than this year so that you can finally achieve your target at 2030. So this is how this whole cycle works. This
गोल सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ अगर आप किसी भी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में जो मेजर चीज़ आप मेंशन कर रहे हो वो है हर एक इश्यू पे, हर एक जो मटेरियल इश्यू है उसकी आपकी करंट परफॉर्मेंस, उसकी आपकी पास्ट परफॉर्मेंस और उस पे आपका फ्यूचर। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप पास्ट से कितना इम्प्रूव हुए हो, या रादर अगर इम्प्रूव नहीं हुए हो तो क्यों नहीं हुए हो ये मेंशन करते हो। एंड देन यू शो कि आप कैसे और इम्प्रूव करोगे ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। उसके लिए गोल्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इफ़ यू आर राइटिंग अ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर अ कंपनी, तो वो कंपनी के ऑलरेडी कुछ सेट गोल्स होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं। ऑलवेज़ मेक श्योर कि व्हेन यू आर राइटिंग अ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, आप उनके गोल्स और टारगेट्स को लेते हुए ही सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को लिखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंपनी ने बोला है कि वो 20% कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे हर साल, तो जब आप वो रिपोर्ट में मेंशन कर रहे होगे और फॉर एग्जांपल उन्होंने 20 से ज़्यादा किया है, देन यू कैन राइट इट ओवर देयर दैट we made a target of this much of reduction, but we have achieved this much, and these are the reasons हमने क्यों इतना ज़्यादा इस बार अचीव कर लिया और वाइस वर्सा क्यों इतना कम अचीव कर लिया, ये मेंशन कर सकते हैं। बट द मोस्ट important thing while writing a sustainability report or before writing a sustainability report is to prepare all the material issues of the company, then set all the goals for all the pillars, and then create a matrices road maps to reach the goal। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। बहुत स्टेक होल्डर इंगेजमेंट होता क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर भी बनेगा। लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, आई वांट टू टेल यू अ फ्यू स्टेप्स कि हम वो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट क्या कर रहे हैं बेसिकली। तो सबसे पहला चीज़ है पर्पस ऑफ इंगेजमेंट। जब अब आप स्टेक होल्डर्स का इंगेजमेंट स्टेक होल्डर इंगेजमेंट करना करना चाहते हैं, तो वो पर्पस डिफाइन होना चाहिए। और ये कैसे होगा? जब आप दो क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, वाई एंड वॉट। मीनिंग वाई द ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेजिंग द स्टेक होल्डर्स, मतलब आप क्यों स्टेक होल्डर इंगेजमेंट प्रोसेस करना चाहते हैं। एंड देन व्हाट डू यू वांट टू अचीव बाय दिस स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। आप इस स्टेक होल्डर इंगेजमेंट प्रोसेस से क्या अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये स्टेक होल्डर इंगेजमेंट कर रहे हैं अपनी ईएसजी परफॉर्मेंस, अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के लिए। ओके, तो आपका क्यों क्यों होगा कि आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस साल आपको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करनी है। से दिस इज योर फर्स्ट ईयर, ये कंपनी का पहला साल है जब वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। तो वो स्टेक होल्डर से एंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं, तो आंसर क्यों क्या है, क्योंकि उन्हें सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट करना है इस साल से। वो अपने ईएसजी पिलर्स पे काम करना चाहते हैं। एंड वो इससे अचीव क्या करना चाहते हैं, इस स्टेक होल्डर एंगेजमेंट से वो ये अचीव करना चाहते हैं कि इस पूरी प्रोसेस से उन्हें ये पता चलेगा कि कौन से ईएसजी इश्यूज हैं जो स्टेक होल्डर्स के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्टेक होल्डर्स के लिए मैटर करते हैं, so that they can finally report and make a target and goals for those material issues। okay, now the next step is identifying stakeholder। इसका मतलब क्या है कि स्टेक होल्डर हर वो पर्सन है जो आपकी कंपनी से इफेक्ट हो रहा है। आपकी कंपनी की किसी भी प्रोसेस से जो भी पर्सन इफेक्ट होता है वो बेसिकली स्टेक होल्डर होता है आपकी कंपनी का। लेकिन हर वो पर्सन जो इफेक्ट हो रहा है कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। ओके, सो इसका मतलब ये है कि स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के लिए आपको वो स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने हैं, एक मेथडोलॉजी क्रिएट करनी है वो स्टेक होल्डर ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो बेसिकली आपकी इस स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के पर्पस में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। ओके, जो बेसिकली इसमें एक आउटकम को रीच करने के लिए, आप एक आउटकम को रीच कर सकें, एक आउटकम तक पहुंच सकें, इस मेथडोलॉजी इस पूरी प्रोसेस तक पहुंचाने के लिए जो स्टेक होल्डर इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ आपको वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ कंपनी जो पेन पेपर खरीदती है, या बेसिकली बहुत सारे सामान खरीद रही है। तो दैट मीन्स जिनसे वो सामान खरीद रही है उनके जो सप्लायर हैं वो भी उनके स्टेक होल्डर हो गए, राइट। लेकिन स्टेक होल्डर वो स्टेक होल्डर दैट मीन्स सप्लायर इस स्टेक होल्डर इंगेजमेंट की प्रोसेस में उनका होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनका मटेरियल इशू जिनसे हम सिंपल पेन पेपर या स्टेशनरी खरीद रहे हैं, उनसे हमारे स्टेक होल्डर प्रोसेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
या वो कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले हैं जो हमारा पर्पस है इस स्टेक होल्डर का, तो हम उन्हें एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर मतलब ये हो गया कि आपकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से वो लोगों को आइडेंटिफाई करना जो इस आपके पर्पस में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। नाउ द थर्ड स्टेप इज डिफाइनिंग द एंगेजमेंट प्लान। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक प्लान बनाना, जब आप ये स्टेक होल्डर इंगेजमेंट प्रोसेस कर रहे होंगे तो आपको इंगेजमेंट के लिए कुछ प्लान बनाने होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे, कुछ ग्राउंड रूल सेट करने पड़ेंगे, कुछ टूल्स रखने पड़ेंगे, कुछ टाइमलाइंस डिफाइन करनी पड़ेंगी, कुछ कॉन्टैक्ट पर्सन्स डिफाइन करने पड़ेंगे, कुछ टेक्नोलॉजीज डिफाइन करनी पड़ेंगी, एक प्री रिक्वायर्ड बजट के बारे में पता होना चाहिए, कैसे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा, क्या क्या फ्रीक्वेंसीज होंगी, उन कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे, ये सारी पूरी प्रोसेस की क्या-क्या आउटकम आपको चाहिए, क्या-क्या आउटपुट चाहिए, ये सारा जो प्लानिंग है एंगेजमेंट का, ये सारा का सारा पहले से ही डिफाइन होना चाहिए। जब आप स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्रोसेस करने वाले हैं, उससे पहले ये पूरी के पूरे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होने चाहिए, यानी कि कंपनी के पास होने चाहिए। प्रोसेस करने से पहले, यानी कि एंगेजमेंट करने से पहले ही ये पूरी की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए उनके पास। Now coming to next step, which is implementation of engagement plan. That means finally implementing the engagement plan. जो भी आपने ये प्लान बनाया है उसको आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जब स्टेक होल्डर वहाँ पर होंगे तो फाइनली आपको हर चीज़ को एश्योर करना है, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं, प्रॉपर इवेल्युएशन हो रहा है या नहीं, ओके जो भी टास्क या टाइमलाइंस डिफाइन थे उसमें हो रहा है या नहीं, कॉन्टैक्ट पर्सन करेक्ट है या नहीं, टूल्स या टेक्नोलॉजीज जो हैं वो फाइनली इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं, वॉट जितने भी आपने बेसिकली प्लानिंग की थी अब वो एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं, ये आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंगेजमेंट प्लान में। एंड देन फाइनली रिव्यू द प्लान एंड इम्प्रूव। फाइनल जब आपका पूरा प्रोसेस ये पूरा प्लान हो जाएगा उसके बाद वो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का जो भी आउटपुट आया है और जो भी आपका आउटकम था, उनके बीच में एक इंटीग्रेशन करोगे आप। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा था कि मेरे पास ये आउटकम आना चाहिए इस एंगेजमेंट प्लान से व्हिच इज़ समथिंग कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका था कि मुझे ये पता चलना चाहिए कि हर कि क्या क्लाइमेट चेंज मेरे स्टेक होल्डर्स के लिए इम्पोर्टेंट इश्यू है या नहीं। तो आपको ये चेक करना है कि क्या आपको ये रिव्यू करना है, आपको ये चेक करना है कि क्या इस एंगेजमेंट प्रैक्टिस से या ये जो भी आपने ये पूरी प्रोसेस की है, इस प्रोसेस से क्या ये फाइनल रिज़ल्ट निकला? क्या आपको पता चला कि हाँ, क्लाइमेट इश्यूज़ जो हैं वो किस-किस स्टेक होल्डर के लिए और क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे बड़ी बात कि क्यों इम्पोर्टेंट है, ओके? सो ये होता है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। अगर इफ आई विल टेल यू इन नट एंड शेल, देन स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का मतलब है कि आपको सबसे पहले तो एक पर्पस डिफाइन करना है कि आप कैसे एंगेज करना चाहते हो उन स्टेक होल्डर से। आप सारे स्टेक होल्डर से कभी भी एंगेज नहीं करते हो, आप मोस्टली उन स्टेक होल्डर से एंगेज करना चाहते हो जो कुछ कंट्रीब्यूशन करें आपके जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उस एंगेजमेंट का। देन आपको एक पूरा प्लान डिफाइन करना होता है, उसको एग्जीक्यूट करना होता है, फाइनली रिव्यू करना होता है। रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो भी फिर उसमें शॉर्टकमिंग्स हैं वो शॉर्टकमिंग्स का इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आप रिव्यू करोगे, ओके? नाउ कमिंग टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट lesson or most important content of sustainability reporting. This is the most important topic. ये टॉपिक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में बेसिकली हमें लिखना क्या है, हम कंटेंट कैसे डिफाइन करते हैं, हमें क्या पता होता है कि कैसे लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहले जो आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो भी रिपोर्टर है, जो भी रिपोर्ट कर रहा है, दैट मीन्स द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, उसे ये पता होना चाहिए कि कंपनी कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रही है। नाउ हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जीआरआई फ्रेमवर्क ओनली। तो जीआरआई एक फ्रेमवर्क है जिसे बोलते हैं ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, मोस्टली एक्सेप्टेड है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है और सबसे ज़्यादा डिटेल्ड और थारो बहुत ही डीप डाइविंग क्वेश्चंस हैं उसमें जिनको आंसर करने में एक कंपनी बहुत कुछ अचीव कर सकती है। अगर आप जीआरआई के फ्रेमवर्क के बेसिस में अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं देन आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या पिलर्स हैं, जीआरआई में कौन कौन से मटेरियल इश्यूज हैं, उसमें से कौन से मटेरियल इशू आपके लिए कंपनी के लिए वैलिड ही नहीं है, एंड देन एक उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है।
एनीवेज, इसके अलावा अगर हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कभी भी देखेंगे तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में मोस्टली एक कुछ फ्रंट चैप्टर्स होते हैं, यानी कुछ फ्रंट पेजेस होते हैं जिसमें हम समरी ऑफ द रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं या और अदर आउटलुक्स देते हैं। देन इसके बाद हमारे बेसिकली फाइनल परफॉर्मेंसेस वाइज इंडिकेटर शुरू हो जाते हैं या परफॉर्मेंस वाइज चैप्टर शुरू हो जाते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली डिपेंड करते हैं आप कैसे फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जीआरआई फ्रेमवर्क, उसमें 4 होते हैं। सोशल होता है, मैनेजमेंट या गवर्नेंस बोल सकते हैं उसको, गवर्नेंस होता है, इन्वायरमेंट होता है और एक इकोनॉमिक होता है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये चारों के चारों पैरामीटर्स को बाद में रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है, तो उससे पहले देखिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में सबसे पहले वी टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी एंड प्रोफाइल। मतलब कि वो कंपनी जो भी है, वो जो बिजनेस है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, एंड देन वो टारगेट्स को पहुंचने के लिए फाइनली क्या क्या उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। ये सारे चीज़ों का जो ओवरव्यू होता है, ये हमारा जाता है फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स में, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी एंड देन प्रोफाइल। ओके, यानी कंपनी का ईएसजी को लेके क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या क्या गोल सेट कर रखे हैं कंपनी ने, वो गोल तक पहुंचने के लिए उस कंपनी के क्या क्या टारगेट्स हैं। ये सारी चीज़ों के, ये सारे स्टेटमेंट को जो हम लिखते हैं, ये सारे के सारे होते हैं फ्रंट फ्रंट पेजेस में। ओके, यानी कि कोई भी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जब शुरू होती है तो वो इन्हीं सब स्टेटमेंट से शुरू होती है। इफ़ यू आर राइटिंग अ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर अ कंपनी, देन ऑफ कोर्स आपको ये सारे विजन, मिशन, गोल्स, टारगेट्स, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के, जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनके, ये सारे आपको अपने क्लाइंट से मांगने होंगे। बट इफ़ यू आर राइटिंग फॉर योर ओन कंपनी, देन यू हैव टू आस्क टू योर सुपीरियर और योर मैनेजमेंट पीपल। ओके, नाउ इसके बाद आते हैं सीईओ स्टेटमेंट। इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ सीईओ का, सी सूट की जितनी भी स्टेटमेंट, वो कंपनी यानी कि ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि आप फॉर एग्जांपल सीईओ, सीआरओ, सीओ, इन सब के स्टेटमेंट लिखो, देन यू हैव टू आस्क देम अबाउट द स्टेटमेंट जो वो देना चाहते हैं, और वो स्टेटमेंट आप वहाँ पर ही स्ट्रैटेजी प्रोफाइल, यानी कि चैप्टर शुरू होने से पहले, मेन चैप्टर शुरू होने से पहले जो फ्रंट चैप्टर्स होते हैं, फ्रंट पेजेस होते हैं, वहाँ पर आप मेंशन करते हैं उनके स्टेटमेंट। हमेशा याद रखिएगा, जो आपका क्लाइंट जो भी आपको स्टेटमेंट दे रहा है, उसमें एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट ज़रूर होना चाहिए। दैट मीन्स कि वो क्या चाहते हैं आगे, उनका फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या है, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, ये बहुत ही क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको उनको पता चले कि उनका जो बोर्ड लेवल मेंबर्स हैं उनके, वो उस कंपनी के जो बोर्ड लेवल मेंबर्स हैं बेसिकली, वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं कि ये कंपनी का फ्यूचर कैसा दिखे। ओके, now coming to second is outlook, which is a description of company's plan, like what is the current status of company's sustainability issues, then what are their goals and objectives to reach to that issues, and then what is their clear strategy or what is their basic overall strategy to reach the goals and objective। यहाँ पर बेसिकली हम किस बारे में बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेक 3 सेक्शन, यू कैन राइट इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू, बट बेसिकली इसमें करना ऐसा होता है कि हम ये लिखते हैं कि कंपनी की अभी करंट परफॉर्मेंस क्या है सारे मटेरियल इश्यूज के लिए। से उनके इन्वायरमेंट में 4 मटेरियल इशू हैं, एक क्लाइमेट है, एक एमिशन है, जीएचजी एमिशन, एक वाटर है, एक वेस्ट है। तो ये चारों में उनका अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ठीक है, उसके बाद उनके गोल्स क्या हैं, और वो गोल्स को रीच करने के लिए उनके टारगेट्स क्या हैं। इधर यू कैन राइट इन स्ट्रैटेजी एंड प्रोफाइल ऑल्सो, यू कैन राइट ओवर देयर ऑल्सो, और यू कैन राइट हेयर, जहाँ पर एक कंपेरेटिव स्टडी दे सकते हैं आपकी कि किसी भी कंपनी का अभी का स्टेटस क्या है और उनका फ्यूचर कैसे दिखेगा। ओके, एंड देन वो जो जब आप इसके बारे में मेंशन कर रहे होंगे कि कंपनी का भी करंट स्टेटस वाटर में, वेस्ट में, जीएचजी एमिशंस में, एंड देन एनर्जी में ये है, एंड देन उसके बाद जब आप ये मेंशन कर रहे होंगे कि और उनके सेम मटेरियल इश्यूज में ये प्लान है या ये ऑब्जेक्टिव हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन करना, वो आउटलुक में आता है। दिस ऑल्सो कम्स इन अ फ्रंट चैप्टर। देन कमिंग टू गवर्नेंस, बेसिकली गवर्नेंस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट प्लान, जिसमें कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट टीम होती है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है। गवर्नेंस का भी एक प्रॉपर एक सेपरेट, एक्चुअली आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ वीडियो फॉर गवर्नेंस, लेकिन अभी अगर
इन मोटा-मोटा बताना है तो गवर्नेंस बेसिकली क्या है? गवर्नेंस में किसी भी कंपनी के गवर्नेंस का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक कॉम्पोज़िशन होना चाहिए। वो कॉम्पोज़िशन ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत सारे टियर वाइज़ हो सकता है, लेकिन अगर हम 3 टियर समझें तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले बेसिकली बोर्ड लेवल लोग होने चाहिए। उसके बाद वो उनकी पॉलिसीज़ होनी चाहिए और वो पॉलिसीज़ के बाद उनकी कमिटीज़ होनी चाहिए। ये एक स्ट्रक्चर गवर्नेंस में चलता रहता है। फर्स्ट वी टॉक अबाउट गवर्नेंस एंड उसका जो भी स्ट्रक्चर है बोर्ड लेवल कमिटी देन उसके बाद मैनेजमेंट लेवल कमिटी देन वर्किंग लेवल कमिटी और लोग कितनी भी टियर का बनाते हैं डिपेंड्स अपॉन देयर हायरार्की। देन उसके बाद हम किसी भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर में उनकी कंपनी के सारे पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं एंड देन लेटर वी टॉक अबाउट कमिटीज़ के बारे में। ओके? यहाँ पर ही हम वो इश्यूज़ गवर्नेंस सेक्शन में ही हम हर कंपनी के मटीरियल इश्यूज़, उनकी मटीरियलिटी मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। उनकी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका कम्युनिकेशन मोड, ये सब डिफ़ाइन करते हैं कि उनके फाइनल आइडेंटिफाइड स्टेक होल्डर कौन-कौन से थे, उन्होंने कैसे कम्युनिकेट किया था, क्या-क्या फ्रीक्वेंसी से कम्युनिकेट किया था। एंड देन फाइनली हम केपीआईज़ मेंशन करते हैं कि ये मटीरियल इश्यूज़ के बाद मेरे ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होंगे, जो आपको आगे मिलेंगे। ठीक है? देन कमिंग नेक्स्ट इज़ सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। तो बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं ये यहाँ से जब शुरू होता है तब बेसिकली मेन होता है कि जिस भी फ्रेमवर्क पे हम बात कर रहे हैं, अगर हम जीआरआई की बात करें तो क्योंकि उसमें इकोनॉमिक सेक्शन भी है तो वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस एंड सोशल परफॉर्मेंस। ये सब के बारे में हम कंटेंट लिखना शुरू कर देते हैं। ओके? तो इसका मतलब क्या हो गया कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में पहले कुछ फ्रंट चैप्टर्स होते हैं और उसके बाद गवर्नेंस और उसके बाद अदर पिलर्स जो सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस के हैं वो शुरू हो जाते हैं। जो फ्रंट चैप्टर होते हैं उसमें हम कंपनी का विजन, मिशन, सी सूट लेवल के स्टेटमेंट, उनके गोल्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनकी स्ट्रैटेजी टू रीच द गोल्स, उनके मैट्रिक्सेस इसके बारे में बात करते हैं। देन हम गवर्नेंस में गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उसकी पॉलिसीज़, उनकी कमिटीज़, उनके स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का प्रोसेस, उनका मटीरियलिटी असेसमेंट एंड मैट्रिक्स एंड देन उनके केपीआईज़ के बारे में बात करते हैं। एंड देन आफ्टर दैट वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस एंड सोशल परफॉर्मेंस। दिस इज़ व्हाट द फ्लो लुक्स लाइक इन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। मोस्टली मोस्टली यही फॉलो होता है। समटाइम्स अगर आप कुछ लोग कुछ फॉर एग्जांपल दे टॉक अबाउट सोशल पहले एंड देन एनवायरनमेंट बाद में, बट दिस इज़ द फ्लो वी फॉलो। इसके बाद कमिंग टू डेटा मैनेजमेंट, तो डेटा मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो जैसे कि अभी लास्ट स्लाइड में आई हैव टोल्ड यू कि एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए कंपनी का। तो बेसिकली अगर कंपनी का एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है तो अगर फॉर एग्जांपल अगर वो 3 टियर है, तो 3 टियर का मतलब क्या हो गया कि टियर 1 में बोर्ड लेवल लोग होंगे, टियर 2 में मैनेजमेंट लेवल के कमिटीज़ होंगे और टियर 3 में वर्किंग कमिटी होंगे। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चले कि वर्किंग कमिटी के लोग कौन से हैं। फिर वो जो वर्किंग कमिटी के लोग होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में उनका एक-एक पर्सन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना दिया जाता है उसे और उनका काम होता है डेटा को कलेक्ट करना अपने डिपार्टमेंट से। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे, एक एनवायरनमेंट का सेक्टर हो गया, एक रिस्क का सेक्टर हो गया, एक एक एचआर डिपार्टमेंट हो गया, एक एडमिन डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट के एक-एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल बना दिए जाते हैं, जो वर्किंग कमिटी के मेंबर होते हैं और उनका काम होता है डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है? फिर ये डेटा कलेक्शन फॉर्मेट कैसे बनते हैं? ये डेटा कलेक्शन फॉर्मेट बनते हैं जो भी फ्रेमवर्क हम फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जीआरआई फ्रेमवर्क अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो जीआरआई के क्वेश्चन्स के हिसाब से ही डेटा कलेक्शन फॉर्मेट कोई भी कंपनी अपने लिए बना सकती है या अगर आपने कंसल्टेंट हायर किए हैं बाहर से, तो कंसल्टेंट आपको खुद से डेटा कलेक्शन फॉर्मेट देते हैं जिसमें आपको वो फॉर्मेट फिल कर दिया तो आपका फाइनल डेटा कलेक्शन हो जाता है। अदरवाइज़ किसी भी कंपनी को एक सिस्टम बिठाना होता है, एक मैकेनिज़्म रेडी करना होता है अपनी कंपनी के लिए जिसमें वो डेटा कलेक्शन फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। अब जिस भी फ्रेमवर्क पे वो रिपोर्ट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर एक सेंट्रल रिपॉजिटरी रखते हैं ताकि जो भी हर डिपार्टमेंट का है वो एक कहीं एक जगह पर जाके डेटा कलेक्ट होता रहे। ये सारी चीज़ें जो सुपरवाइज़ वो कर रहे होते हैं, ये मैनेजमेंट लेवल कमिटी मेंबर कर रहे होते हैं और इसको ओवरसी बोर्ड लेवल वाले कमिटी मेंबर कर रहे होते हैं। इसके बाद ये जितना भी डेटा कलेक्ट होता है, इसका एक वैलिडेशन होता है, यानी कि एक डेटा ऑडिटिंग होती है, जो इंटरनल टीम ही करती है जस्ट टू चेक कि डेटा करेक्ट है या नहीं। डेटा में एक्यूरेसी होनी चाहिए, डेटा प्रिसाइज़ होना चाहिए, डेटा गलत नहीं होना चाहिए।
फॉर एग्जांपल अगर जीआरआई की रिक्वायरमेंट है कि आप किलो लीटर में डेटा को रिपोर्ट करो, तो आपका डेटा लीटर में रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें समझने के लिए या ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान देने के लिए डेटा का ऑडिटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फाइनल प्रिपरेशन एंड कम्युनिकेशन। तो फाइनल प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमने ये डेटा कलेक्ट कर लिया है, इन सारे डेटा पे हम बेसिकली अपनी रिपोर्ट को ड्राफ्ट करना शुरू करेंगे। इसके बाद ये याद रखना कि जब भी कोई आपका रिपोर्ट ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट होने के बाद उसको इंटरनल अप्रूवल के लिए ज़रूर भेजना है, यानी कि उसका क्वालिटी चेक ज़रूर होना चाहिए टू चेक कि उसमें कुछ भी गलत रिपोर्ट नहीं हो रहा है। और जैसे ही रिपोर्ट अप्रूव हो जाती है, वी कैन फाइनलाइज एंड कम्युनिकेट द रिपोर्ट वाया वेरियस चैनल। इफ यू वांट टू पब्लिश ऑन वेब मतलब वेबसाइट में पब्लिश करना है, जहाँ भी पब्लिश करना है, वी कैन डू दैट। ओके, नाउ द नेक्स्ट लेसन विल बी ऑन जीआरआई मैपिंग कैसे करते हैं, एंड देन असेसमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल एश्योरेंस क्या होता है, एंड देन सिंपल टास्क एंड वर्कशॉप्स विच आई कैन assign you if you want to learn more about this course. Now coming to end. Thank you very much. This is the lesson 2. Very soon I am going to upload new video for lesson 3 and हमारा sustainability reporting का course जो है वो ख़त्म हो जाएगा. If you have any questions you can let me know in comment box. अगर आपको कोई भी एक टॉपिक पे और डिटेल्ड वीडियो चाहिए, डू कमेंट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड वेदर आई एम गोइंग इन अ राइट पाथ और नॉट. And also if you're satisfied, do tell others, share these videos with your friends so that they can understand the basic they can have the basic understanding of sustainability reporting. And if not, if you're not satisfied with these videos, do tell me in the comment box so that I can improve myself. The whole idea is to help other people who wants to start their career in this field. तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वी कैन डू वेरियस वर्कशॉप्स, वी कैन connect in I can connect with few people to clear their doubts. If you are participating in task or assignments, we can have a quick meeting and we can understand कि आपका क्या problem है, and then we can resolve the issues also. Okay, thank you so much to watch this video till the end. And yes, of course, if you have any doubt, please comment. Thank you.